तो आज की क्लास में हम जिला योजना समिति को कवर करेंगे। जिला योजना समिति हमने कल बताया था आप लोगों को कि जिला विकास योजनाओं को तैयार करने में इस समिति का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो जिला योजना समिति के बारे में आज समझेंगे। सबसे पहले हम संविधान के अनुसार सारे संवैधानिक उपबंधों को समझेंगे कि जिला योजना समिति की स्थापना है जो वो किस तरीके से की जाती है संवैधानिक उपबंधों के अनुसार, और संविधान में जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं इससे संबंधित उनके बारे में बात करेंगे। संविधान के अनुसार हम संरचना संगठन की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में इसके लिए क्या लॉज बनाए गए हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इसकी संरचना की जाती है, कौन अध्यक्ष और सचिव होंगे, क्या कार्य होते हैं इस समिति के, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जिला योजना समिति। सबसे पहले हमें देखना है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, यानी इसके गठन का उद्देश्य क्या होता है, गठन इसका क्यों किया जाता है। फिर उसके बाद हम इसके कार्यों और संरचनाओं के बारे में बात करेंगे और हम संवैधानिक अनुच्छेदों को भी इनके साथ कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उद्देश्य की बात करेंगे। तो जो पंचायतों द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं या फिर नगर पालिकाओं द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, देखिए ये एक जिला है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ग्राम पंचायतें होती हैं। ठीक है, और एक मेन नगर होता है जो नगर पालिका क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये नगर पालिका क्षेत्र कहलाता है, या दो नगर पालिकाएं भी हो सकती हैं एक जिले के अंदर। ठीक है, तो ये जितने भी पंचायतों के द्वारा जो भी वार्षिक योजनाएं बनाई जाती हैं, विकास योजनाएं, और जो नगर पालिकाओं द्वारा विकास योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं को समेकित करने का काम, यानी कि एक रूप देने का काम इन सभी योजनाओं को, और फिर उस जो एक रूप प्रदान किया गया है उसके द्वारा एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करना जिससे पूरे जिले का विकास योजना तैयार की जा सके, ये कार्य होता है जिला योजना समिति का, और इसलिए इसका गठन भी किया जाता है। ठीक है, तो नगर पालिकाएं जो भी योजनाएं बनाएंगी और पंचायत जो भी वार्षिक योजनाएं बनाएंगे उनको एक रूप प्रदान करेगी ये हमारी जिला विकास योजना समिति, और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि संविधान में इसका जिक्र कहाँ किया गया है। तो आर्टिकल 243 जेड डी में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, ये जो आर्टिकल है किस तरीके से स्थापित किया गया था, तो 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था इसको स्थापित। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके जो क्लॉजेज हैं वो पढ़ लेते हैं। 4 क्लॉजेज बताए गए हैं जेड डी के, 1 2 3 4। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जेड डी सब क्लॉज 1 में क्या लिखा गया है। तो जेड डी 1 में बताया गया है स्थापना के बारे में कि प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा या स्थापना की जाएगी। तो एक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन होगा। अब जो जिला योजना समिति की संरचना होगी, कार्य क्या होंगे इसके, सीटों को कैसे भरा जाएगा, इस समिति की जो भी सीटें होंगी किस तरीके से भरा जाएगा, उसके अध्यक्ष को किस तरीके से चुना जाएगा, किस माध्यम से चुना जाएगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा। तो ये डिसाइड करने का काम राज्य विधानमंडल का होता है। संविधान में ऐसा कहा गया है कि राज्य विधानमंडल को ही शक्ति है कि वह इसकी संरचना, इसके कार्य और इसके अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम या सीटों को किस तरीके से भरा जाना चाहिए, ये सारी प्रक्रियाएं राज्य विधानमंडल तय करेगा। और उसके लिए उसे एक विधि बनानी पड़ेगी। विधि इन द सेंस कि बिल लाना पड़ेगा अपने विधानमंडल में, उसको पास करवाना पड़ेगा, और फिर जो भी बिल में लिखा होगा उसी प्रकार से संरचना और उसके कार्य होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि संरचना में जो एक बाध्य तथ्य दिया गया है। वैसे तो संरचना का जो काम होता है, संरचना का काम होता है वो राज्य विधानमंडल को दिया गया है। ठीक है, राज्य विधान का है काम, लेकिन इसमें एक चीज के लिए जरूर कहा गया है, संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद के द्वारा बताया गया है कि जिला योजना समिति की जो संरचना होगी उसका जो गठन होगा उसमें 4/5 सदस्य हैं जो वो पंचायतों और नगर पालिकाओं से निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। यानी कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में जो निर्वाचन द्वारा पद भरे जाते हैं उन्हीं में से निर्वाचित सदस्य जो होंगे उनकी संख्या 4/5 होनी चाहिए इस जिला योजना समिति के अंतर्गत। ठीक है, तो जितने भी पद होंगे जिला योजना समिति के अंतर्गत उसमें से 4/5 सदस्य निर्वाचित रूप से भरे जाएंगे पंचायतों और नगर पालिकाओं से। और किस तरीके से भरे जाएंगे, पंचायतों और नगर पालिकाओं में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में।
ठीक है। पंचायतों और नगर पालिकाओं की जनसंख्याओं का अनुपात निकाला जाएगा और उसी अनुपात में जिला योजना समिति में इनके लिए पद भी आरक्षित किए जाएंगे। जिला योजना समिति द्वारा ड्राफ्ट प्लान का विकास कैसे किया जाएगा, ये बताया गया है 243 ZD3 में। यानी कि ड्राफ्ट प्लान का विकास करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये संविधान में दिया गया है। तो निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना होता है कि जब भी कोई जिला योजना समिति विकास योजना तैयार करेगी, ड्राफ्ट तैयार करेगी, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है पर्यावरण संरक्षण का। आप कोई भी ऐसी विकास योजना तैयार ना करें जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचे, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे काटने पड़े, जीव जंतु मारने पड़े या किसी अन्य प्रकार से आप पर्यावरण को हानि पहुंचाएं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर आपको उपलब्ध संसाधनों की सीमा का पता होना चाहिए। ठीक है, आपके पास कितने संसाधन विद्यमान हैं, ठीक है, उसी हिसाब से आप अपनी विकास योजना तैयार करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास 10 करोड़ रुपए के संसाधन विद्यमान है, आप विकास योजना तैयार कर रहे हैं 100 करोड़ की। तो सीमाएं पता होनी चाहिए, उनके प्रकार कौन कौन से आपके पास संसाधन विद्यमान हैं, भौतिक संसाधन, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कितने विद्यमान हैं और किस किस प्रकार से विद्यमान हैं। फिर पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच संसाधनों का बंटवारा। तो पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच संसाधनों का बंटवारा करने का काम भी जिला योजना समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोई योजना है, उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पंचायतों को कितने धन की जरूरत होगी, नगर पालिकाओं को कितने धन की जरूरत होगी, तो इन सब संसाधनों का बंटवारा करने का काम भी जिला योजना समिति के द्वारा किया जाएगा। भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा भी किसके द्वारा किया जाता है, जिला योजना समिति के द्वारा। एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास करना। ठीक है, जब भी विकास योजना आप बनाएंगे, जिला विकास योजना समिति के द्वारा जब भी विकास योजना बनाई जाएगी, तो उसमें ये चीज़ जरूर ध्यान रखी जाएगी कि आप किसी ऐसे बुनियादी ढांचे का विकास करिए जिससे पंचायतें और नगर पालिकाओं दोनों का बराबर विकास हो सके। ठीक है, तो उसी एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास करना है जिससे पंचायतें और नगर पालिकाएं दोनों अपने अपने क्षेत्रों में विकास कर सकें, दोनों समन्वयपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ काम कर सकें। आगे देखेंगे 243 ZD सब क्लॉज 4 में क्या कहा गया है। जिला योजना समिति द्वारा विकास मसौदा तैयार किया जाएगा और उस विकास मसौदे को जिला विकास योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। ठीक है, जब भी एक ड्राफ्ट प्लान तैयार किया जाएगा, पूरा हो जाएगा वो ड्राफ्ट प्लान, तो फिर उसके बाद उस ड्राफ्ट प्लान को जो भी अध्यक्ष होता है जिला विकास योजना समिति का, उसके द्वारा राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। ठीक है, ड्राफ्ट होता है वो, तो राज्य सरकार उसमें चेंजेस भी कर सकती है। ठीक है, मान लीजिए आपने 50 करोड़ का ड्राफ्ट बना के भेजा, राज्य सरकार को लगता है कि ये काम 30 करोड़ में हो सकता है या उसके पास संसाधन विद्यमान नहीं है इतनी योजनाओं को पूरा करने के लिए, तो वो फिर 30 करोड़ रुपए के संसाधन के हिसाब से ड्राफ्ट को संशोधित करेगी। ठीक है, या फिर हो सकता है कि उसको पूरा मंजूर कर ले, 50 करोड़ मांगा है तो 50 करोड़ धन दे दे, तो उसमें चेंजेस भी कर सकती है राज्य सरकार। तो इतनी चीज़ें हमें बताई गई थी संविधान के हिसाब से, 4 सब क्लॉज के हिसाब से, 4 सब क्लॉज के अंतर्गत 243 ZD में जो 4 सब क्लॉज दिए गए हैं उनके अंतर्गत इतनी बातें कही गई थी। अब आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या प्रावधान है जिला विकास योजना समिति को लेकर, क्या लॉज हैं, किस तरीके से संरचना बनाई जाएगी, क्या कार्य होंगे, क्या कोई अधिनियम है इससे संबंधित उत्तर प्रदेश में, तो ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, संरचना जो होती है जिला विकास योजना समिति की, वो राज्य विधानमंडल का विषय होता है, तो उत्तर प्रदेश ने भी अपनी खुद की एक संरचना बनाई है। ठीक है, इस संरचना को देखेंगे कि क्या कहती है संरचना उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिला है ये। ठीक है, अब देखिए राज्य सरकार के अंतर्गत कोई छोटा जिला है, कोई बड़ा जिला है, तो सदस्य एक जैसे तो होंगे नहीं, जनसंख्या के हिसाब से सदस्य कम ज़्यादा जरूर होंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में अलग अलग सदस्य संख्या होगी। ठीक है, लेकिन कम और अधिकतम का निर्धारित किया गया है कि कम से कम कितने हो सकते हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो कम से कम हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 20 सदस्य होते हैं और अधिकतम कितने होते हैं, 40 सदस्य। 20 से 40 के बीच में कुछ भी मेंबर हो सकते हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जितनी जनसंख्या होगी।
अभी ऊपर हमने बताया था कि 4/5 सदस्य जो पंचायतों और नगर पालिकाओं से निर्वाचित होने चाहिए, तो यहाँ भी वही सेम चीज़ कही गई है कि 4/5 सदस्य जो पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाएंगे। और जो शेष 1/5 सदस्य हैं, इनमें देख लेते हैं कि कौन कौन होते हैं। 1/5 सदस्य में एक राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री होता है। ये मंत्री कैबिनेट स्तर का भी हो सकता है, ठीक है। ये मंत्री राज्य मंत्री भी हो सकता है, या फिर ये उप मंत्री भी हो सकता है। क्या हो सकता है? उप मंत्री भी हो सकता है ये। तो ये राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है। इसके बाद जिला पंचायत का अध्यक्ष भी इसका सदस्य होता है, नगर पालिका का अध्यक्ष भी इसका सदस्य होता है, और जिला मजिस्ट्रेट तो इसका पदेन सदस्य होता है, ठीक है। इसके बाद राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट अन्य सदस्य भी इसके सदस्य हो सकते हैं। राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं कुछ सदस्य, तो वो भी इसके सदस्य माने जाएंगे। अब देखते हैं कि जिला योजना समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। तो अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई मंत्री। जो हमने बताया था कि राज्य सरकार द्वारा एक मंत्री नाम निर्दिष्ट किया जाता है, तो वही मंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है जिला योजना समिति का, ठीक है। सचिव कौन होता है? तो सीडीओ होता है सचिव। सीडीओ सचिव होता है इसका, यानी कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर इसका सचिव होता है। और इसमें कुछ आमंत्रित सदस्य भी होते हैं, और ये आमंत्रित सदस्य स्थायी होते हैं। जिला विकास योजना समिति कितनी भी बार चेंज हो, ये आमंत्रित सदस्य हमेशा स्थायी होते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन आते हैं इन आमंत्रित सदस्यों के अंतर्गत, और इन्हें आमंत्रण किसके द्वारा दिया जाता है? इन्हें आमंत्रण दिया जाता है इसके अध्यक्ष के द्वारा। जिला विकास योजना समिति का जो भी अध्यक्ष होगा, वो यदि चाहे तो इनमें से किसी भी सदस्य को आमंत्रित कर सकता है बैठक के लिए। तो इन आमंत्रित सदस्यों के अंतर्गत आते हैं जिले के अंतर्गत आने वाले लोकसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, और नाम निर्दिष्ट विधान परिषद के सदस्य। यानी कि राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में जो नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं, वो अपनी मनचाही योजना समिति में, मनचाही जिला योजना समिति में अपने सदस्यता को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद जो राज्यसभा सदस्य होते हैं, जिस राज्य से होते हैं वे, उसमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी में वो सदस्य बन सकते हैं। ये लोग जो होते हैं, आमंत्रित सदस्य जो होते हैं, ये समिति की किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आमंत्रित सदस्य की बात की गई थी। इसके बाद बात करते हैं कि जो डीडीसी होती है उसमें सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल कितना होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। 2 तरीके के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं नाम निर्दिष्ट। अभी हमने ऊपर संरचना में पढ़ा है। तो निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कब तक रहेगा? जब तक पंचायत या नगर पालिका का कार्यकाल रहेगा, क्योंकि सदस्य तो इन्हीं से चुन के आ रहे हैं। तो जब तक यहाँ पे इनका कार्यकाल रहेगा, तब तक यहाँ डीडीसी में भी इनका कार्यकाल बना रहेगा। और जैसे ही यहाँ से इनकी सदस्यता समाप्त हुई पंचायत या नगर पालिका से, वैसे ही यहाँ इस कमेटी से भी इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। जो नाम निर्दिष्ट सदस्य होते हैं, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं यहाँ पे, यानी कि सदस्यता धारण करते हैं। तो जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक वो सदस्य रहेंगे, अन्यथा हटा दिया जाएगा पद से। अब देख लेते हैं कि यदि कमेटी में कोई भी रिक्ति हो जाती है, यदि किसी सदस्य ने त्याग पत्र दे दिया या उसकी मृत्यु हो गई या उसको पद भ्रष्ट कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जितनी शेष अवधि बची थी उस पद के लिए, तो उसी अवधि के लिए फिर से वो पद भर लिया जाएगा। यानी कि अगर 2 साल अवधि बची है, ठीक है, 2 साल अवधि बची है, तो फिर वो 2 साल के लिए वो पद फिर से भर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि बैठक, समिति की बैठक किस तरीके से होती है। तो 3 माह में कम से कम एक बार आवश्यक है कि एक बैठक होनी चाहिए 3 महीने में, ठीक है। बैठक कहाँ पे होती है? जिला मुख्यालय में होती है। इसका समय और दिनांक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो भी बैठक का समय और दिनांक होगा वो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और यदि बैठक में अध्यक्ष ही अनुपस्थित रहता है, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा कि समिति का कोई भी सदस्य जिसे बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना जाए, अध्यक्षता करेगा। यानी कि जितने लोग उपस्थित होंगे, यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उस स्थिति में वे सदस्य अपने में से ही किसी को चुन लेंगे अध्यक्ष, और वही उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। आगे देखते हैं कि समिति के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। जो 4/5 सदस्य निर्वाचन द्वारा भरे जाते हैं, वो किस तरीके से निर्वाचित किए जाएंगे? तो उनके निर्वाचन का संचालन कौन करेगा? अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। राज्य के अंतर्गत जो भी चुनाव होंगे
चाहे वो गुप्त तरीके से हों, चाहे प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा हों, वो सारे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराए जाएँगे। आगे देखते हैं मुख्य विकास अधिकारी के कार्य क्या होते हैं, क्योंकि सीडीओ जो होता है वो सचिव होता है इस समिति का, तो इसके कार्य देखेंगे कि इसके कार्य क्या होते हैं। तो जो समिति होती है उसके समस्त अभिलेखों की रक्षा करने का काम मुख्य विकास अधिकारी का होता है। जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम, उनकी रक्षा करने का काम सीडीओ का होता है। इसके बाद समिति की बैठकों का कार्यक्रम भी तैयार करेगा सीडीओ। राज्य सरकार को समिति के जो भी कार्य हुए हैं रिपोर्ट देगा उनकी राज्य सरकार को, ठीक है। रिपोर्टों की सूचना देगा, जो भी ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं वो भी भेजेगा राज्य सरकार को। अब देखते हैं हम जिला योजना समिति के कार्य कि किस तरीके से ये लोग ड्राफ्ट प्लान करेंगे, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और पूरा प्लान तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ड्राफ्ट तैयार करने में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। क्या स्थानीय आवश्यकताएं हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत है। फिर उद्देश्यों की जानकारी की, यानी कि हम इन आवश्यकताओं को पूरा करके किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये सारी तो नॉर्मल जानकारी आपको होना ही चाहिए पहले, ठीक है। फिर जब आप स्थानीय आवश्यकताओं का पता लगा लेंगे उसके बाद आप संसाधनों का आंकड़ा एकत्रित करेंगे, और यदि जो पुराने आंकड़े एकत्रित किए गए थे उनको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो संसाधनों का आंकड़ा एकत्रित करना होगा, ठीक है। इसके बाद ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर सुविधाओं की लिस्ट बनाएंगे, जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं ऑलरेडी या फिर जो आपको उपलब्ध करवानी है वो आप बनाएंगे, उनका मानचित्रण करेंगे, किस किस जगह पे कितनी कितनी दूरी पे कोई नल उपस्थित है, कहाँ पे हमें नल बनवाना है, ये सारी चीज़ें आप ड्राफ्ट प्लान में लिस्ट करेंगे। इसके बाद उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधनों के अधिकतम और न्याय सम्मत उपयोग के उद्देश्य से जिले के नीतियों, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके पास मानव संसाधन उपलब्ध है, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, उसी हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, प्राथमिकताओं का निर्धारण करेंगे। जिले के लिए रोजगार योजनाएं तैयार करेंगे, ठीक है। फिर जिला योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का आंकड़ा तैयार करेंगे कि कहाँ से हम इस जो भी ड्राफ्ट बनाया है हमने इसको जो फाइनेंस करेंगे वो कहाँ से करेंगे, तो उसका आंकड़ा भी तैयार करना जरूरी है। फिर विकास योजना के अंतर्गत सेक्टर और सब सेक्टर वाइज धन का आवंटन करेंगे, ठीक है। जैसे जल जीवन मिशन है, इसके अंतर्गत अगर धन का आवंटन करना है तो पंचायतों को कितना करना है आपको आवंटन धन का, नगर पालिकाओं को कितना करना है, किस पंचायत को कितना देना है। कोई पंचायत ऐसी है जहाँ पर कोई भी अभी तक नल कनेक्शन ही नहीं स्टार्ट हुआ है तो उसको जाहिर सी बात है ज़्यादा धन देना होगा। जहाँ पे लगभग काम पूरा हो गया है, थोड़ी बहुत बचा है, तो वहाँ पे कम धन देना होगा। तो सेक्टर और सब सेक्टर वाइज धन का आवंटन भी जिला विकास योजना समिति के द्वारा किया जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद जिला योजना परिव्यय की एक अधिकतम सीमा होती है, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सीमा होती है कि आप जब भी परियोजना तैयार करेंगे, ड्राफ्ट प्लान तैयार करेंगे, तो उसके लिए राज्य सरकार एक सीमा निर्धारित करेगी कि आप इतने से अधिक का कोई भी विकास योजना तैयार नहीं कर सकते हैं। तो ये जो परिव्यय की अधिकतम सीमा होती है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और इसे राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बदला जा सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे जिले की विकास योजना को अंतिम रूप देने का कार्य किया जाता है जिला योजना समिति के द्वारा, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जिले की जो भी विकास योजना होती है इसको अंतिम रूप देने का कार्य किया जाएगा जिला योजना समिति के द्वारा। फिर जिला विकास योजना के वित्तीय मंजूरी देने की शक्ति किसके पास होती है, राज्य सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो जिला विकास योजना के लिए जो भी वित्तीय मंजूरियां होती हैं, ठीक है। जैसे आप किसी योजना के लिए धन की निकासी करना चाहते हैं, 50 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा मंजूर किया गया, तो जो भी फाइनेंसिंग होगी जिले के अंदर 50 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा मंजूर किया गया और आपको धन निकालना है, तो फिर वो जिला मजिस्ट्रेट के साइन से ही बाहर आएगा धन। तो राज्य सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन ही जिला मजिस्ट्रेट काम करेगा। इसके बाद आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम भी बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में कब बनाया गया था, 19 मई 1999 को, यानी 19 मई 1999 को उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम भी बनाया गया था। और ये पूरे कंटेंट का सोर्स भी यही है।
तो बस जिला योजना समिति में इतना ही था पढ़ने के लिए, और लगभग इसमें सारी जानकारी कवर हो गई है जो भी इम्पोर्टेंट थी एग्ज़ाम रिलेटेड। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जिला योजना समिति से जो भी क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर से ही आएगा, ठीक है। मेनली जो चीज़ें हैं, जैसे आपको सदस्य याद रखने हैं, कितने सदस्य निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे, कितने अधिकतम सदस्य या कम से कम सदस्य उत्तर प्रदेश के अंतर्गत होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है, कौन सचिव होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन पुट अप करेगा यदि करता है तो, और लगभग हो सकता है कि एक क्वेश्चन पुट अप हो ही जाए जिला योजना समिति से, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विकास योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है इसके अंतर्गत, इसी से पंचायतों को धन की प्राप्ति होती है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है उस हिसाब से, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जिला विकास योजना समिति हमने कवर कर लिया। बच्चों की डिमांड थी कि सर इस पर वीडियो लाई जाए। और इसके अलावा एक जानकारी और कि हमारा वीपीओ प्रीमियम ग्रुप भी है, ठीक है। जो बच्चे उसमें पहले से ऑलरेडी ऐड हैं वो जानते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, किस तरीके से तैयारी करवाई गई है। यहाँ पर मेनली आपको क्विज़ के द्वारा तैयारी करवाई गई है। टॉपिक वाइज आपको क्विज़ दी जाती हैं पर डे, और फिर आपको टॉपिक के अनुसार पढ़ना होता है और फिर क्विज़ लगानी होती है उसी की शाम को टॉपिक की, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से तैयारी करवाई गई है, और कंटेंट भी बहुत ही उम्दा किस्म का कंटेंट दिया गया है। योजनाओं का कंटेंट भी बहुत बेस्ट है, और अभी आगे और भी योजनाएं उसमें ऐड की जाएंगी। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। जानकारी ले सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप के लिए लगभग 150 क्विजेस हैं यहाँ पर, और 13 मॉक हैं, ठीक है। 15 मॉक हैं जो एडवांस लेवल के होंगे, जिसका सॉल्यूशन भी हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। 150 प्लस क्विजेस हैं यहाँ पर। टॉपिक वाइज सारी क्विजेस हैं, तो टॉपिक वाइज आप लोग कवर करेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि एक टॉपिक से आप 40 से 45 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली है कि आप उस टॉपिक पे पकड़ बना लेंगे अपनी, ठीक है। बाकी अब कल से हम योजनाएं लेकर आएंगे। कल या परसों से योजनाओं के वीडियोस आएंगे, जिसमें हम 10-10 योजनाएं कवर करेंगे। 5-6 वीडियोस आएंगे योजनाओं के, जो इम्पोर्टेंट योजनाएं होंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।